ओके चलो, तो हमें नेक्स्ट थियरी देखनी है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन, ये देखना है। सो सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस करना है और फिर उसकी पीएच देखते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस अंडरगो आयनाइजेशन इन वाटर। हमें पता ही है, हम पहले से 10th में भी पढ़े थे, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो जो सॉल्ट है वो आया कहाँ से, तो उसके माँ बाप कौन है, एसिड और बेस। और अगर उसको वापस हम पानी में डाल दें तो वो वापस क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा उसका। मतलब जो सॉल्ट है, जैसे कि हम बोलते थे कि HCl प्लस NaOH, तो HCl प्लस, यही रिएक्शन हम 10th में बहुत बार यूज़ करते थे, HCl प्लस NaOH दैट विल गिव NaCl प्लस H2O। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमने NaCl को पानी में डाल दिया तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। वो तो पता ही है, सॉल्ट का डालेंगे तो सॉल्ट डालेंगे तो आयनाइजेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर NaCl को पानी में डाला तो Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे। ओके, सो द cations and the anions, okay, formed on ionization of salts either exist as hydrated ions in aqueous solution। मतलब कि जो aqueous solution है हमारा, ओके, हमारा जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रेटेड आयंस के तौर पे होगा और इंटरेक्ट विद द वाटर टू रीफॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स एंड बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्ट्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमने NaCl डाला, मतलब NaOH प्लस HCl दैट विल गिव, लिख देते हैं तो भूल ना जाओ, ओके, HCl प्लस NaOH दैट विल गिव NaCl प्लस H2। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने NaCl को पानी में डाला तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस Cl माइनस हो गया। अब क्या होगा कि कोई एक होगा, Na कैटायन और एनायन दो में से एक हाइड्रेटेड होगा। हाइड्रेटेड होगा मतलब क्या, हाइड्रेशन मतलब क्या कि उसके आसपास पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं, उसको वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, बट उसके आस, क्योंकि पानी में डालेंगे ना, आयोनाइजेशन कहाँ होगा, पानी में, तो पानी में डाला तो उसके आसपास पूरा वो ऐसे पूरा गोला, ऐसे ऐसा समझो सेंटर, और पूरा गोला स्फीयर का सेंटर है और पूरा अराउंड में उसमें क्या आ गया, पानी। ओके, तो उसे बोलेंगे हम हाइड्रेटेड। तो या तो हाइड्रेटेड होगा और पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना देगा, जैसे कि Na प्लस H2O पानी के साथ मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। और तो यहां अगर ऐसी रिएक्शन हो गई तो मतलब हमारा जो क्लोरीन है वो हाइड्रेटेड हो गया। ओके, मतलब क्लोरीन ने पानी के साथ रिएक्शन तो नहीं की, बट क्या हो गया कि जो Na है उसने पानी के साथ रिएक्शन कर दी और क्लोरीन क्या हो गया, हाइड्रेटेड रह गया। तो वही सेंटेंस बता रहे हैं, फिर से पढ़ रहा हूं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कि जो आयंस फॉर्म हुए हैं कैटायन और एनायन ऑन द आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स ईदर एग्जिस्ट एज द हाइड्रेटेड आयन, मतलब ये क्लोरीन जो हमारा है वो हाइड्रेटेड आयन हो गया क्योंकि आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, पानी में ही था ये Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस पानी में थे। ओके, तो पानी में डालेंगे, अब जैसे कि NaCl को पानी में डाला तभी तो Na और Cl अलग हो गए, लेकिन अलग होने के बाद भी वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, दो में से एक। ओके, तो सपोज Na ने रिएक्ट कर दिया तो कुछ और बन गया, और जो Cl है जिसने रिएक्ट नहीं किया तो वो बन गया हाइड्रेटेड, मतलब उसके आसपास सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए। सो उसे बोलेंगे हाइड्रेटेड आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन और इंटरेक्ट विद द वाटर, जैसे यहाँ पे सोडियम इंटरेक्ट कर गया वाटर के साथ। समझ में आया? ओके, water to reform the corresponding acids and base depending upon the nature of the salts। तो ये वाटर के साथ इकट्ठा हो गया और रिफॉर्म कर दिया NaOH। देखो NaOH तो बेस था जो हमने लिया था, तो वो वापस रिफॉर्म हो गया। समझ में आया पूरा? क्या, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो सॉल्ट है उसको हमने पानी में डाल दिया, उस जो सॉल्ट है उसको हमने पानी में डाल दिया तो इसके आयंस बन जाएंगे। अब ये जो आयन बन गए हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। तो शायद कोई एक आयन ने, कैटायन और एनायन में से कोई एक आयन ने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया, तो जिसने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया वो या तो एसिड या तो बेस बना देगा। ओके, जो HCl या NaOH बना देगा यहाँ इस केस में,
और जो जिसने इंटरेक्ट नहीं किया है वो रहेगा हाइड्रेटेड आयन, मतलब उसके सारे आसपास H2O होंगे लेकिन H2O के साथ उसने रिएक्ट नहीं किया। Okay. So that is the thing. Now the later process of interactions between water and cations or anions or both of the salts is called hydrolysis. मतलब ये जो प्रोसेस हुई है, जैसे कि क्लोरीन के आसपास ये वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा एक्यूमुलेट होने की ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। अंडरस्टूड? ओके। नाउ so the pH of the solution gets affected by this interaction. तो pH of the solution ये इंटरेक्शन होने से अफेक्ट हो जाएगी। जैसे कि तुम HCl और NaOH मिला दिया तो उसमें से क्या बन जाएगा? NaCl और H2O। तो अब जो pH है वो चेंज हो जाएगी। अगर तुम HCl की बोलो चेक करोगे तो एसिडिक होगी, NaOH की चेक करोगे तो बेसिक होगी। लेकिन अब चेक करोगे, दोनों को इकट्ठा कर दिया, अब चेक करोगे सॉल्यूशन की तो वो ना एसिडिक वाली होगी ना बेसिक वाली होगी। क्यों? क्योंकि अब तो वो ब्राइन सॉल्यूशन हो गया है, NaCl पानी में आ गया है। डन। तो वो अफेक्ट हो जाएगी। Then the pH of the solution gets affected. The cations, that is Na plus K plus Ca plus 2 Ba plus 2 etc. ये सारे कौन है? Cations of strong bases and anions of say chlorine, bromine, nitrate, NO3 minus, ClO4 minus etc. of strong acids simply gets hydrated but do not hydrolyze. Okay, तो हाइड्रेटेड हो जाएंगे लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। मतलब कि वो पानी को फिर हाइड्रोलाइज करना मतलब क्या? पानी को तोड़ देना। तो जैसे कि NaOH ने पानी को तोड़ दिया, Na प्लस जो था ये उसने पानी को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि पानी के पास भी क्या था? H प्लस और OH माइनस। तो ये इसके साथ प्लस माइनस के साथ जुड़ गया और ये H अलग हो गया। तो मतलब Na ने पानी को तोड़ा लेकिन क्लोरीन ने पानी को तोड़ा नहीं, सिर्फ उसके आसपास एक्यूमुलेट हो गया। अंडरस्टूड? सो वही चीज बोल रहे हैं कि ये जो कैटायंस होंगे, ये जो हमारे Na प्लस K प्लस Ca प्लस 2 Ba प्लस 2 एक्सेट्रा ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड एनायंस ऑफ से Cl माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस, ClO4 माइनस of strong acid simply get hydrated but do not hydrolyze, and therefore the solution salts formed from the strong acid and base are neutral. तो फिर जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे, मतलब उसकी pH अराउंड 7 के आसपास हो जाएगी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, और जैसे कि अभी हमने क्या लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग लिए तो फिर ये क्या हो जाएगा? उसकी जो सॉल्ट बनेगा, मतलब जो हमारा सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बना, उसकी पीएच क्या हो जाएगी? न्यूट्रल, क्योंकि हमने दोनों क्या लिए हैं? स्ट्रॉन्ग लिए हैं। तो यही तो बोला कि स्ट्रॉन्ग कैटायंस एंड स्ट्रॉन्ग एनायंस लिए तो वो न्यूट्रल हो जाएंगी। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। देयर पीएच इज 7। हाउएवर द अदर कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स डू अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब जो दूसरी कैटेगरी है उसका वो हाइड्रोलिसिस होगा उसका। We now consider the hydrolysis of the salts of the following types. तो अब हाइड्रोलिसिस देखते हैं हम। देखो, salts of weak acid and strong base। तो weak acid और strong base लिया हमने। क्या क्या लिया? weak acid और strong base। तो weak acid लिया हमने से CH3COOH, ये हमारा weak acid है। और स्ट्रॉन्ग बेस सपोज हमारा कौन है? NaOH। ओके, तो ये एसिड प्लस बेस दैट विल गिव व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? एसिड में से हमेशा नेगेटिव आता है, मतलब एनायन आता है। तो ये कौन सा आ जाएगा? CH3COO, ये नेगेटिव वाला, और ये इसमें से Na प्लस होगा तो यहाँ Na आ जाएगा। और सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट बन गया और वाटर मतलब यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, तो यहाँ पे क्या हो गया? H2। डन। तो एसिड लिया वो कौन सा था? वीक था, एसिडिक एसिड वीक एसिड है। और बेस लिया वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था। तो हमें ये सोडियम एसिटेट वाला सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl एंड वीक बेस दैट इज एमोनिया। ओके, तो देखो वही एग्जांपल लिया हुआ है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और वीक बेस लिया दैट इज NH3। तो उससे क्या होगा कि अब ये H प्लस दे देगा तो ये क्या बन गया? Cl माइनस, और ये क्या बन गया? NH4 प्लस। लेकिन हम तो सॉल्ट बना रहे हैं। ओके, हम आयनाइजेशन थोड़ी पानी में थोड़ी डाला है, हम तो सॉल्ट बना रहे हैं। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? NH4Cl। समझ में आया?
ओके, तो ये NH4Cl हमारा सॉल्ट बन जाएगा। नाउ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और से वीक बेस दैट इज NH3। डन, ओके। नाउ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों ही वीक वीक ले लिया, पहले तो एक स्ट्रॉन्ग एक वीक लिया, अब दोनों ही वीक ले लेंगे। देखो दोनों स्ट्रॉन्ग लिया था हमने, दोनों स्ट्रॉन्ग लिया था तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना था जिसकी pH 7 आई थी। अब दोनों वीक ले लेंगे, मतलब कि एमोनियम क्लोराइड में से एमोनियम ले लिया, मतलब एमोनिया ले लिया और एसीटेट ले लिया। सो एमोनियम एसीटेट, ओके, CH3COONH4। तो ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन। In the first case, CH3COONA being a salt of a weak acid, CH3COOH and a strong base NaOH gets completely ionized। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। आयोनाइज हो गया मतलब क्या, CH3COO माइनस निकलेगा और Na प्लस निकलेगा और पानी अलग हो जाएगा, तो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया CH3COO माइनस एंड Na प्लस। अब एसीटेट आयन दस फॉर्म्ड, ये जो एसीटेट आयन बना, हमने क्या बोला था इससे पहले कि हाइड्रोलिसिस देखना है और pH देखना है। अब क्या, ये जो सॉल्ट मतलब सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट हमारा कौन सा बना, CH3COO Na। अब उसको हम फिर से अगर पानी में डालें तो दो पॉसिबिलिटी है, एक जो आयन है वो पानी को तोड़ देगा और उसके साथ रिएक्ट कर देगा, और दूसरा आयन जो है पानी के साथ, पानी को तोड़ेगा तो नहीं लेकिन क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। वही केस है, यहाँ पर भी वही होगा। सो एसीटेट आयन thus formed undergoes the hydrolysis in water to give acetic acid। मतलब कि ये एसीटेट आयन, इसको अगर हम क्या बोल रहे हैं कि इसको अगर हमने वापस क्या किया, पानी में डाल दिया, तो CH3COONA प्लस H2O, उसको अगर फिर से पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। ओके, CH3COOH बन गया, और ये जो Na है वो तो NaOH फिर से हम वही लिख देंगे, लेकिन हुआ क्या, इसको हम डालेंगे तो दो चीजें हो जाएगी, CH3COO माइनस एंड Na प्लस। तो जो CH3COO माइनस है उसका तो क्या हो गया, मतलब उसने तो पानी को तोड़ दिया, उसने तो पानी को तोड़ दिया ना, क्योंकि पानी को तोड़ेगा तभी तो ये H आया, नहीं तो H कहां से आएगा। तो उसने पानी को तोड़ दिया, तो फिर हाइड्रेटेड कौन बन जाएगा, अब दूसरा वाला Na। तो Na क्या बन गया हमारा, हाइड्रेटेड आयन बन गया, Na प्लस, मतलब Na प्लस क्या बन गया, हाइड्रेटेड आयन बन गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटेट आयन thus formed undergoes the hydrolysis। जो भी वाटर को तोड़ दे तो वो हाइड्रोलिसिस कर रहा है, और जो वाटर को तोड़े नहीं और सिर्फ उस वाटर उसके आसपास आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड एंड हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को तोड़ देना और फिर उसके साथ रिएक्ट कर जाना, दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो याद रखो या लिख के रखो। ओके, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर को तोड़कर उसके साथ रिएक्ट कर जाना, और हाइड्रेटेड मतलब क्या, वाटर को तोड़ना नहीं, बस ऐसे बैठ जाना और पूरे आसपास पूरा H2 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 H2O आ गया, तो वो हो जाएगा हाइड्रेटेड। ओके, सो एसिटिक एसिड हाइड्रोलिसिस किया उसने, एंड OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन जो था ये रहा। ओके, H2O को तोड़ दिया ना एसिटिक एसिड ने, तो एसिटिक एसिड ने H2O को तोड़ दिया, एसिटिक एसिड CH3COONA था, राइट, और उसको हमने पानी में डाल दिया, तो होगा क्या, CH3C, इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक तो ये जो है वो माइनस है और ये जो है वो प्लस है। तो ये माइनस वाले ने H2O को तोड़ दिया, तोड़ दिया तो मतलब ये मिल गया CH3COOH, तो ये तो हाइड्रोलिसिस करके क्या बन गया, CH3COOH। तो फिर बाकी क्या रहा यहाँ पर, OH माइनस बाकी रहा, राइट, H प्लस तो चला गया तो OH माइनस बाकी रहा ना। अब ऐसा मत करना कि Na का OH, नहीं तो फिर वापस वही आ जाएगा सॉल्ट, एसिड एंड बेस। ओके, लेकिन अब क्या होगा, वो हाइड्रेटेड रहेगा, Na प्लस आयन क्या रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा। सो वही चीज बताई है, एसिटिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड, उसका Ka गिवन है, रिमेन्स मेनली अनआयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। तो वो क्या होता है, अनआयोनाइज। देखा अभी हमने बोला ना कि कोई वीक एसिड है तो क्यों, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन कम हो रहा है इसलिए वीक एसिड है। ओके, तो वीक एसिड है, उसका आयोनाइजेशन कम हो रहा है, लेकिन कम क्यों हो रहा है वो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने देख लिया कि क्यों कम हो रहा है, अंडरस्टूड। और अब वापस हम देख रहे हैं क्या, कि
भले ही CH3COOH एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन हो गया, मतलब तुमने एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया तो उसमें से एसिटिक एसिड एसिटेट आयन CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन रिलीज हो जाएंगे, लेकिन वो पानी के साथ फिर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, एसिटिक एसिड, और वो वहीं पे बैठा रहेगा। ओके, और उसका मतलब जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं यही चैप्टर में कि जो वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं उसका आयोनाइजेशन सिर्फ 5% होता है, 95% उनका आयोनाइजेशन नहीं होता और वैसे ही वो कंटेनर में बैठे हुए रहते हैं। बस ओके, तो इसीलिए CH3C हम बोलेंगे सर HCl क्यों बैठे नहीं रहता और CH3COOH ही क्यों बैठे रहता है, तो आयोनाइजेशन तो दोनों का होगा, वहां से भी H प्लस और Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से भी CH3COO माइनस एंड H प्लस ये निकलेंगे, लेकिन ये जो CH3COO माइनस है वो वापस रिएक्शन कर जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा, कौन, वाटर का, लेकिन H प्लस और Cl माइनस जो बने उसमें से कोई भी वापस का हाइड्रोलिसिस करता नहीं है। दैट्स वाई अगर क्लोरीन वाटर का हाइड्रोलिसिस कर देता तो फिर H प्लस ले लेता और वापस HCl बना देता, तो वापस HCl बना दिया मतलब वो भी वीक हो गया, फिर उसमें से आयन बने ही नहीं। समझ में आया कौन क्यों वीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे वीक एसिड है तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, बट वीक यार स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, जैसे कि HCl, तो HCl में से क्या आयन निकले, H प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, अगर कर दिया तो H प्लस OH माइनस, तो H प्लस ले लिया तो वापस HCl बन गया, ओके वापस HCl बन जाएगा, तो फिर आयोनाइजेशन होगा ही नहीं वापस। ओके समझ में आया, वो केस किस में होता है, CH3COOH में होता है कि CH उसके आयन क्या है, CH3COO माइनस एसिटेट आयन एंड H प्लस। ओके, तो ये जो एसिटेट आयन है CH3COO माइनस वो वाटर का हाइड्रोलिसिस कर देता है, उसको तोड़ देता है, तो वाटर को तोड़ दिया तो H प्लस और OH माइनस बने, तो उसमें से H प्लस वापस ले लिया CH3COO माइनस ने, वापस बन गया क्या, एसिटिक एसिड, वापस एसिटिक एसिड बन गया, मतलब इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका 95% पार्ट तो आयनाइजेशन होता ही नहीं है, क्योंकि आयनाइजेशन होने के बाद भी वापस वो वहीं आ जाता है। समझ में आ रहा है, जैसे हम बोलते थे कि जो नोबल गैसेस है, ओके, तो नोबल गैसेस है वो लोग सेटिस्फाइड है तो उसमें से हम आयन जनरली रिलीज नहीं कर सकते और गेन नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन गिवर और टेकर नहीं बना सकते, फिर भी अगर तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी दी, मतलब हमारे पास नियॉन है 10, ओके, तो सोडियम है तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ओके, अब तुम नियॉन को एक इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई कर रहे हो और नियॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लेने की ट्राई कर रहे हो, तो वो देगा तो नहीं इजीली, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तो दे तो देगा ही, लेकिन जैसे ही थोड़े ही टाइम में वापस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लिया होगा तो दे देगा और दिया हुआ होगा तो वापस कहीं से ले लेगा। ओके, सेम वे में यहाँ भी होगा, अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। अब क्या हुआ देखो, तो CH3COOH बन गया और यहाँ पे OH माइनस अकेला रह गया, क्यों? क्योंकि ये जो Na प्लस है उसका तो वो तो हाइड्रेटेड आयन बन गया, तो उसके आसपास तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, तो Na प्लस तो हाइड्रेटेड बन गया, मतलब कि पानी में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, अकेला है ना OH माइनस, तो OH माइनस ज्यादा हो गए, OH माइनस ज्यादा हो गए मतलब क्या, बेसिक बन गया। ओके, सो वही चीज है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन in the solution making it alkaline, the pH of such a solution is more than 7, तो ऐसे सॉल्यूशन की pH क्या होगी, more than 7। हमने पहले क्या देखा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि HCl एंड NaOH, तो उनका वो सॉल्ट और वाटर दे देंगे। ओके, अब ये जो सॉल्ट और वाटर दिया, ओके, तो ये जो सॉल्ट है वो वापस पानी का हाइड्रोलिसिस करेगा नहीं। ओके, तो उनकी जो पीएच होगी ये सॉल्यूशन की वो नियरली कैसी आएगी, न्यूट्रल 7 जैसी आएगी। लेकिन अगर तुमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, देखो यहाँ पे हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, क्या क्या लिया था हमने, CH3COOH वो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH। अब ये जो उसका हाइड्रोलिसिस हुआ पूरा, मतलब दोनों ने रिएक्ट किया, सब कुछ फाइनल हो गया, तो अब लास्ट में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इसीलिए वो बेसिक आया। तो इन शॉर्ट याद क्या रखना है, जो स्ट्रॉन्ग होगा ना वही पीएच दिखाएगा,
यहाँ पे वीक, ये क्या है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो सब कुछ हो जाएगा फिर लास्ट में तुम ऐसे पीएच मीटर से या पीएच स्ट्रिप से चेक करोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए वो बेसिक दिखाएगा। अगर हमने उल्टा ले लिया, जैसे कि HCl ले लिया विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमने बेस ले लिया से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ओके, दैट इज वीक बेस। तो अब सब कुछ हो गया और लास्ट में तुम चेक करोगे तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सिमिलरली ये वही एग्जांपल है, सिमिलरली NH4OH formed from weak base NH4OH and strong acid HCl, okay, so in water dissociate completely। तो वापस वही, तो एमोनियम आयंस अंडरगोज दी हाइड्रोलिसिस, मतलब जो एमोनियम आयन है ओके ये NH4+ वो हाइड्रोलिसिस कर देगा, तो मतलब पानी को तोड़ देगा। पानी को तोड़ दिया तो वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, समझ में आया? पानी को तोड़ दिया तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो वाटर टू फॉर्म NH4OH, मतलब NH4+ तो था, पानी को तोड़ दिया मतलब पानी को तोड़ेंगे तो दो आयन बनेंगे H+ और OH-, उसमें से OH- को ले लेगा तो वो क्या बन गया, NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड H+ आयन। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है। सो और यहाँ पे हाइड्रेटेड आयन कौन बन गया, Cl-, ओके। सो वापस इसने NH4OH बना दिया और ये H+ अकेला रह गया, H+ अकेला रह गया तो फिर एसिडिक ही दिखाएगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ गया तो therefore remains almost unionized in the solution, and this result in the increased of H+ ions in the concentration of solution, okay, and thus acidic कितनी आएगी, मतलब उसकी pH less than 7। समझ में आ रहा है? ओके, कंसिडर द हाइड्रोलिसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COONH4। तो CH3COONH4 का हाइड्रोलिसिस करेंगे फ्रॉम अ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब हम क्या ले रहे हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। सो द आयंस फॉर्म्ड अंडरगो हाइड्रोलिसिस एज फॉलोज। तो भाई इसमें से तो दो आयन बन जाएंगे CH3COO- एंड NH4+। उसको हमने पानी में डाला है तो ये अलग अलग हो गया। अब क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड फिर से बन गया CH3COOH और NH4OH भी फिर से बन गया। तो वापस दोनों वीक एसिड और वीक बेस फिर से बन गए, ओके, ये वीक एसिड बन गया और ये वीक बेस बन गया। सो वीक एसिड एंड वीक बेस आल्सो रिमेन्स इनटू पार्शियली डिसोसिएटेड फॉर्म, मतलब इनका डिसोसिएटेड होगा ही नहीं, थोड़ा ही डिसोसिएशन होगा, ओके। So without going into the detailed calculation, it can be said that degree of hydrolysis is independent of the concentration of the solution and pH of such solution is determined by their pK value। अब ये अलग है लेकिन पहले यहाँ तक का समझ में आ गया। क्या लिया हमने पूरा टॉपिक में कि अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया प्लस वीक बेस लिया तो लास्ट में हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रेटेड आयन बन गया और लास्ट में जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो एसिडिक होगी, मतलब से लेस देन 7 होगी। समझ में आ रहा है, लेस देन 7। अगर हमने उल्टा ले लिया दैट इज वीक बेस लिया, मतलब वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो वो क्या हो जाएगी, मोर देन 7। और अगर हमने दोनों स्ट्रॉन्ग लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसकी कितनी होगी 7, ओके, न्यूट्रल हो गया। और हमने लिया वीक एसिड एंड वीक बेस, ऐसा लिया तो क्या बोला कि भाई आयनाइजेशन होगा ही नहीं, नो आयनाइजेशन। समझ में आया, नो आयनाइजेशन, तो वो भी न्यूट्रल जैसा ही रहेगा, मतलब अराउंड 7 ही आएगी उसकी पीएच, ओके। और अब आगे बता रहे हैं कि विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्ड कैलकुलेशन, हम डिटेल्ड कैलकुलेशन में नहीं जाते, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है कि इट कैन बी सेड दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना कितना हाइड्रोलिसिस होगा, ओके, कितना हाइड्रोलिसिस होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है किससे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड पीएच ऑफ सच सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, इसकी कितनी, तो किसके साथ, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली ये
इक्वेशन पे कि pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। याद रख लेना क्या है, pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। डन। ओके, ये इसके बेस पे तुम्हें JEE नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई pH कितनी होगी वो बताओ। तो अगर तुम्हें बोल दे कि डायरेक्टली, ओके, अगर तुम्हें बोल दे डायरेक्टली कि pKa की वैल्यू ये है और pKb की वैल्यू ये है, मतलब कोई बोल दे कि भाई pKa वैल्यू इज न्यूमेरिकल के तौर पे पूछना हो तो बड़ा न्यूमेरिकल बन सकता है, अदरवाइज तुम्हें pKa और pKb की वैल्यू गिवन होगी। सो इफ pKa इज ग्रेटर देन pKb, तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, ऐसे पूछा जाता है JEE नीट में कि pKa की वैल्यू ग्रेटर देन pKb है, ऐसा बोलेंगे, या तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे कि भाई pKa की वैल्यू ये है, pKb की वैल्यू ये है। नाउ यू टेल मी कि भाई pH कितनी होगी सॉल्यूशन की, तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन है मतलब ये बड़ी नंबर माइनस छोटी नंबर, बड़ी नंबर माइनस छोटी नंबर मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय हाफ मतलब अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी, प्लस 7 तो मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब होगा क्या, कुछ क्वांटिटी आई पॉजिटिव, उसको तुम 7 में ऐड कर रहे हो, तो pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया। तो pKa हम क्या सोचेंगे, सर pKa ज्यादा है तो शायद pH एसिडिक हो जाएगी, नहीं एसिडिक नहीं हो जाएगी। ओके, सो pKa ज्यादा है और pKb कम है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आया, उसको डिवाइड बाय हाफ किया तो भी क्या आया, पॉजिटिव आया। तो कोई पॉजिटिव भले ही 0.5 0.1 भी बोलो, बट 0.1 भी ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, 0.1 7.1। ओके, सो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा pKa इज लेस देन pKb, तो क्या हो जाएगा, pH आ जाएगी लेस देन 7। क्यों, क्योंकि वो ये वैल्यू माइनस हो गई, ये वैल्यू माइनस हो गई, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी वो वैल्यू माइनस ही होगी, 7 में से कुछ माइनस करोगे तो वो एसिडिक हो गई, तो pH की वैल्यू क्या हो गई, अंडरस्टूड। ओके, और एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज इफ pKa एंड pKb इज सेम। ओके, क्या बोलेंगे, pKa एंड pKb सेम आ रहा है तो तो क्या आ जाएगी, 7 pH आ जाएगी विच इज न्यूट्रल। अंडरस्टूड। ओके, the pH of the solution can be greater than 7 if difference is positive and it will be less than 7 if the difference is negative, and if it is equal, both are equal, pKa and pKb is equal, then what will be the pH, then it will be say 7। understood। so यही पूरा हमारा कंसेप्ट था हाइड्रोलिसिस एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स एंड pH ऑफ देयर सॉल्यूशन। अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आया। ओके, नाउ इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं।